मोटिवेशन इंटरव्यू लेकर आया हूँ, जो कि उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है जो आज अपने मुकाम को हासिल कर रही हैं। डॉक्टर हेमा बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जानकारी में आपका स्वागत है। थैंक यू। रिसेंटली मुझे काफ़ी सारी स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में हैं, काफ़ी ज़्यादा आके यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि हमें भी डॉक्टर बनना है, हमें भी जब हम आपका नाम सुनते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी बायोलॉजी लेना है। तो उनका जो एंथुसियाज्म देख के, उनका जो उत्साह देख के मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई है कि भले ही इतनी छोटी जगह पे हो, वो गाँव में भी हो, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सारे पेरेंट्स से कि वो उनको ज़रूर एनकरेज करें कि अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करें। अगर उनको बायोलॉजी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहती हैं या कुछ और भी बनना चाहती हैं, तो ज़रूर उन्हें आगे कंटिन्यू करवाएं। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्ची आई थी, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि इतना टैलेंट है हमारे कंट्री में, पर उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए। एक सपोर्ट सिस्टम जो फैमिली से होता है, जो सोसाइटी से होता है, अगर उन्हें वो सपोर्ट सिस्टम मिले तो हमारी बेटियाँ बहुत बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो हेमा जी, आपने भोपाल एम्स से आपने MBBS किया है, तो आप एक छोटे स्तर पर आप सोन में कैसे हैंडल कर रही हैं? और आपके बारे में सुना है कि यहाँ पर तो मरीजों की लाइन लगती है, कैसे हैंडल? मुझे सबसे पहली बात तो ये कि एम्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आई हैव सीन, मैं ग्वालियर देख चुकी हूँ, भोपाल देख चुकी हूँ, दिल्ली देख चुकी हूँ। उसके बाद ऑल ऑफ सडन जब मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग ली तो ये एकदम रिमोट विलेज है सोहन हमारा, और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेना मेरे लिए बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत अलग था, लेकिन मुझे एक चैलेंज लगा मेरे लाइफ का कि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड अनडाउटेडली काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी जगह, वो ये है कि इंसान इंसान से कनेक्ट उतने ही प्यार से होता है। हर जगह के इंसान एक ही जैसे होते हैं, उनका रहन सहन अलग हो सकता है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है वो सब जगह एक जैसे होता है। तो यहाँ हम इस गाँव में भी आके भाषा की काफ़ी परेशानी मुझे ज़रूर हुई थी। मरीज़ अपनी तकलीफ़ें बताते हैं किसी और की भाषा में, ना कि लोकल भाषा में, बट हाँ उनको समझना कुछ ही दिनों में बहुत आसान हो गया जब आप उन्हें प्यार से डील करते हैं, उन्हें समझाते हैं। दैट्स बिकम मरीज। बिल्कुल। डॉक्टर हेमा जी, आपने हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि आपने बहुत अच्छे से इसको डेवलप करने का प्रयास किया है, अपना कैंपस दोबारा पसंद करना है? हाँ बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे आई थी काफ़ी कुछ था जो यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्रभारी अधिकारी नहीं था जो परमानेंट पोस्ट पे हो। अभी मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, हमने चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित की हैं। यहाँ पे एक नेशनल टीम थी इम्यूनाइजेशन की, वो यहाँ पे ऑडिट करके गई है। दे वर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड हमारे परफॉर्मेंस से। पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कैंपस को विकसित करने का। कायाकल्प एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम इस कैंपस को पूरी तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी सुविधाएं हम यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना करने की कोशिश हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना कैंपस। चलिए, तो आज सोहन PSC का हम मुआयना करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से मैडम डेवलप कर रही हैं। तो कितने बेड का हॉस्पिटल है? कितने बेड का हॉस्पिटल है हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, 6 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो यहाँ पे मिनिमम 6 बेड की रिक्वायरमेंट होती है, पर हमारे 7 बेड है यहाँ पे। इन रूम है जहाँ पे हम वैक्सीनेशन को मेंटेन करते हैं। तो यहीं से हमारे यहाँ 32 विलेजेस हैं, 32 गांव में हमारे यहाँ पे वैक्सीन जाते हैं, तो वो सारा यहीं पे होता है। ये हमारा डीप फ्रीजर है, ये वैक्सीन रेफ्रिजरेटर है, ये हमारे सारे यहीं से मेन इक्विपमेंट्स और मेन जो लेके पॉइंट वैक्सीनेशन का वो यही है। दिस वाज द रूम जो हमने दिखाया था हमारी नेशनल टीम को, दे वर वेरी हैप्पी टू सी दिस। मेडिकल स्टोर रूम है जहाँ पे सारी मेडिसिन स्टोर होती हैं। तो अभी तक का ये रिकॉर्ड था, यहाँ पे मेडिसिन बहुत ही कम आती थी क्योंकि पेशेंट लोड काफ़ी कम था। 20 to 30 हार्डली 40 पेशेंट्स एक डे में विजिट करते थे, बट एज ऑफ का रिकॉर्ड है यहाँ पे कि 250 मरीज़ रोज़ आते हैं। तो हमारे यहाँ सुबह हमने ट्रेनिंग सिस्टम कर दिया, क्योंकि पेशेंट लोड एक PSC पे होने के बाद इतना ज़्यादा है। इट इज़ रियली इक्विवेलेंट कि हम CSC और DH के बराबर कैटर कर रहे हैं यहाँ पेशेंट्स को। मॉर्निंग में हमारे गांव वालों का कहना है कि उससे पहले कि वो आंखें खोल पाएँ, यहाँ पे मरीज बिल्कुल यहाँ पे रहते हैं कि जब कब आएँ और हमारा नंबर पहले लगे। तो 9 बजे जब अस्पताल खुलने का समय होता है, 9 बजे तक तो यहाँ पे सारे पर्चे बन के 200-250 तैयार रहते हैं। मरीज आते हैं हमारे पास और दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट के पेशेंट आके बोलते हैं कि हम दतिया गए थे, हम लाहौर गए थे, हम भिंड गए थे, हम सेवड़ा गए थे, हर जहाँ पे नाम ले सकते हैं इतने बड़े सेंटर का।
वहाँ से भी लौट के पेशेंट हमारे पास है। तो मुझे लगता है ये गॉड्स ग्रेस है, एक ब्लेसिंग है कि हम इतने छोटे स्तर पर बैठ के इतने छोटे से अस्पताल में, जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं, बहुत ही कम यहाँ पे सुख सुविधाएँ हैं, दवाइयाँ भी बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन जितनी लिमिटेड दवाइयाँ हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करके, उसको व्यवस्थित करके हम एक अच्छी सेवा दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जी डॉक्टर हेमा जी, एक बड़ा सवाल करना चाहिए, आपकी जनता न्यूज़ की सभी दर्शक हमारे समय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हेमा जी, आप एक बहुत बड़ा परिश्रम कर रही हैं और जैसा कि आपके बारे में बताया जाता है, आप IAS की तैयारी कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक या हिडन अभी आपने बोल दिया है, तो बिल्कुल मैं IAS की तैयारी में लगी हुई हूँ, पर मेरा प्राइमरी मोटो यही है कि अभी मैं जितना यहाँ पे हूँ अपनी सेवा अपने दिल से दूँ, IAS से गोल कर रही हूँ। तो किस तरीके आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हैं समाज के लिए, देश के लिए? जैसे मैं एम्स में थी, एम्स से मैंने ग्रेजुएट किया है, MBBS वहाँ से किया है, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि एक अच्छे ओहदे पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जब हम बहुत अच्छे ओहदे पे पहुँचते हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुँचते हैं, तो हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, एम्स एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला जो एक लोअर स्तर के मेरी जैसी एक लड़की को, जो एक बहुत लो सोसाइटी को बिलोंग करती है, उस सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ जाके समझ आया कि मेरी रूट्स बहुत नीचे हैं, लेकिन मुझे पंख काफ़ी ऊंचे फैलाने हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचना है। और जब तक आपके पास एक सर्विस ओरिएंटेशन, एक डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा और एक पावर हाथ में नहीं आएगा, तो चीज़ें जो आप बदलना चाहते हैं सही दिशा में, वो नहीं बदल पाएंगे। तो वहीं से एक संकल्प लिया मैंने कि नहीं, मुझे बदलना है काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है गलत है, लेकिन सिर्फ मेरे बोलने से कि मैं चीज़ें गलत हैं वो नहीं बदलेंगी, लेकिन यदि मैं एक अच्छे पद पर पहुंचती हूँ, अच्छे ओहदे पर पहुंचती हूँ, तो ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। डॉक्टर हेमा जी, आप डॉक्टर मिथिलेश बघेल जी की पुत्री हैं, जो कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में एक समाज सेवा में वो जानी जाती है और अहिल्या देवी से बहुत ज़्यादा वो प्रेरित होती है। तो अपनी मम्मी से आप किस तरीके से? मुझे लगता है मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है, और मेरे पिता, मेरे माँ बाप दोनों ही, वो मुझे हमेशा से इतना सपोर्ट किया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज मैं जहाँ भी हूँ और जो सपने और देखना चाह रही हूँ, देख रही हूँ, वो सब उन्हीं की बदौलत है। माँ को तो मैं हमेशा ही देखती हूँ कि वो दिन रात सेवा करती रहती हैं सोसाइटी के लिए। मुझे लगता है वो जितना करने की सोचती हैं, जितना करती हैं, उतना मैं कभी कर पाऊँगी मुझे उतना पता नहीं, इतना उनसे मनोबल तो मिलता है, कर भी पाऊँ। वो नहीं होते तो शायद इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। आपकी शादी को लेकर के जब बेटी बड़ी हो जाती है, तो शादी को लेकर के माता पिता को बड़ी चिंता रहती है कि मेरी बेटी शादी कब करेगी। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ आता है, आपके मम्मी पापा की चिंता रहती है आपकी? एक थोड़ी सी चिंता तो ज़रूर हर माँ बाप को रहती है। मुझे लगता है जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है तो सभी माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी की शादी हमें करनी है, पर मम्मी पापा को नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे पापा को मुझे कुछ ज़्यादा ही प्राउड है, और वो ज़्यादा मुझे ईगो में नहीं उड़ने देते। वो हमेशा मुझे बीच बीच में रोकते रहते हैं कि हेमा, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, उसके लिए बढ़ो, और जो अचीव किया है सिर्फ उस पर नहीं टिको। ये नहीं सोचना है कि ये अचीव कर लिया है तो हमें उस पर गुमान हो या ईगो हो। हाँ, वो मुझ पर प्राउड ज़रूर है, लेकिन वो हमेशा लक्ष्य के लिए मुझे अग्रसर करते रहते हैं। और शादी की बातें मेरे लिए तो मेरे पापा नहीं करके रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ अभी पढ़ने देना है। तो डॉक्टर हेमा जी, जब भी कोई आपका इंटरव्यू देखता है आपकी समाज से, तो बहुत जल्दी से रिलेशन की बात करने लगता है कि ऐसी बेटी हमारे घर में आए तो बहुत अच्छा होगा। तो शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मैं सभी प्रे करती हूँ कि सभी के घर में ऐसी बेटियाँ आनी चाहिए, और भी होनहार जो हमारे देश के लिए, सोसाइटी को सर्व कर सके। शादी को लेके तो मेरा अभी कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि लक्ष्य को ज़्यादा बड़े हैं, अभी उन्हें अचीव करना है। तो आप IAS बन के दिखाएंगे, उसी की बात सोचेंगे? हाँ जी, IAS बनना ही है, देश के लिए बहुत कुछ करना है अभी। तो अभी जस्ट एक शुरुआत है, तो शुरुआत में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत ही छोटी जगह पर बैठी हूँ मैं, लेकिन अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। डॉक्टर हेमा जी, छोटे स्तर पर देखा जाता है कि पॉलिटिक्स का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है और लोगों का दबाव बढ़ जाता है, तो किस तरीके से हैंडल करती हैं आप? जनरली मेरा नेचर काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही पोलाइटली बात करती हूँ। हमारे पेशेंट का हुजूम भी इसलिए लगता है, मेरा सारा स्टाफ बोलता है आप काफ़ी प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ प्यार से ही नहीं होती, थोड़ा सा यू हैव टू बी एग्रेसिव। तो मैं यहाँ पे आके मैंने सीखा कि इतना आसान नहीं है एक फील्ड में नौकरी करना, इतने रिमोट एरिया पे। आपको हर स्तर पे, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी ऑफिस में हो, आपके ऊपर आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं,
पॉलिटिकल लोग हैं, नेता हैं, जहाँ का दबाव आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। कई बार देखने को मिलता है कि हम इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है या इतना दबाव क्यों आ रहा है जो नेगेटिव उसमें है। लेकिन क्योंकि मैं अपने एम्स में भी स्टूडेंट यूनियन की लीडर रह चुकी हूँ और यहाँ पे भी आके मैंने देखा कि थोड़ा बैलेंस ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट भी होना होता है, पोलाइट भी होना होता है। एंड अकॉर्डिंग टू, इफ आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांग विल्ड हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई दबाव हो। और ऐसा भी नहीं होता कि लड़की होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है जस्ट कि बिकॉज ऑफ लड़की हो। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे क्षेत्र में इस समय पीएससी को हैंडल करने वाली कोई भी प्रभारी अधिकारी महिला नहीं है, कोई लड़की नहीं है। तो वेरी प्राउड कि एक महिला होने के बाद भी हम अपने पीएससी को एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी दबाव के और सारे दबाव हैंडल करते हुए। सो आई फील एक एग्रेशन एक ज़रूरी है गुस्सा आपके अंदर और अपना बात पहुंचाना कि भाई यहाँ मैं झुकूंगी नहीं, यहाँ मैं काम अपने हिसाब से करूँगी। गांव के लोग तो आपको पसंद करते हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं आपकी। हाँ, मुझे भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, सभी लोगों की ब्लेसिंग्स हैं कि सभी लोग बहुत बेटे की तरह मानते हैं। गांव का बहुत प्यार है यहाँ पे, लोग हमारे ठीक है, माँ बाप का सारा आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हेमा जी, आप एक मेडिकल ऑफिसर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझती रहती है, क्योंकि छोटे स्तर पर बहुत सारी बीमारियों से गुजर जाती है? बीमारियों के लिए मैं ये कहूँगी कि देखिए, हर एक महिला का लास्ट रिसोर्ट हॉस्पिटल में आने का वो रहता है कि जब वो बहुत परेशान हो जाती हैं तो हॉस्पिटल के पास आती हैं। पर ऐसा ना करें, पहली ही स्थिति में, पहले ही दिन जब आपको कोई परेशानी हो तो हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचे। ज़्यादातर हमारे समाज में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं की हेल्थ को लेके ना ही पुरुष इतने सीरियस होते हैं, ना वो महिला खुद इतनी सीरियस होती हैं। उन्हें लगता है नहीं, ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन, 2 महीने। महिलाओं की दर्द शक्ति, सहनशीलता इतनी होती है कि वो सालों साल उस दर्द को झेलती रहती हैं, लेकिन कभी अस्पताल दिखाने नहीं जाती हैं। मेरा बस यही अनुरोध है सारी महिलाओं से, अपनी हेल्थ सबसे पहले, अपना स्वास्थ्य सबसे पहले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुरंत ही अस्पताल आएँ, खाने पीने का ध्यान रखें, जितना हम खुद के लिए कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य सही, तभी हमारी फैमिली सही रहेगी, तभी हम आगे के लिए सोच पाएंगे। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं, दूरदर्शन पर भी आप आ चुकी हैं और कई जगह बड़ी पॉलिटिशियन हस्तियों के बीच कॉलेज लाइफ में आप यूनियन लीडर रही हैं जी। तो किस तरीके से लोग आपको लाइक करते थे और किस तरीके से आप लोगों को आपको लीडर चुना गया था, उसमें क्या देखा? मुझे लगा, मैं एक बहुत ही छोटे समाज से बिलोंग करती हूँ जो जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत ऐसा समझा नहीं जाता कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, नाम के लिए ग्रेजुएशन कर दिया ताकि अच्छी शादी हो जाए। पर मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपने समाज को बहुत ज़्यादा इसलिए देखा है क्योंकि मेरे मम्मी पापा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं और समाज को ऐसे करके रखते हैं। तो जिस समाज से मैं आई थी और एकदम से बहुत मेहनत करके जब मैं एम्स पहुँची, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, हर जगह से साइंटिस्ट आते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, तो हर रोज एक नया हमारे पास चैलेंज होता है करने के लिए। एंड दैट वाज वेरी वंडरफुल। पर वो जो बिग बैलेंस था कि हमारी रूट्स जो इतनी नीचे हैं और हम जहाँ पहुँच गए उसके बाद हमारे सपने इंटरनेशनल लेवल के हो गए, तो हमें एक सामंजस्य बिठाना था। उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे प्लेटफॉर्म एक कितना अच्छा मिल गया है और मैं एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग लड़की हूँ, किसी गलत चीज़ के लिए कभी भी चुप नहीं रहती। आई एम वेरी वोकल, मैं ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। तो हमारे डायरेक्टर सर थे, ही वो सो इम्प्रेस हमारा सारा कॉलेज की, शी इज़ वेरी मतलब हर गलत चीज़ के लिए वो ज़रूर लड़ेगी। तो मेरा ये एटीट्यूड रहा, मैं गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, लेकिन हर गलत चीज़ के लिए समझाने का तरीका, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे अपनी बात पुट करना, वो चीज़ एक पोलाइट तरीके से की जाती है। झगड़ा एक झगड़े जैसा लगना नहीं चाहिए। आप अपनी बात रख के आएँ पूरे सम्मान के साथ, पूरे पोलाइटनेस के साथ, तो सभी लोग आपकी बात सुनते हैं। तो मैं अपने कॉलेज में बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक ही लीडर होना, उस टाइप की लीडर थी और कुछ था नहीं। जिस दिन से कॉलेज ज्वाइन किया था और जिस दिन मैं कॉलेज से निकली, पूरा 5.5 साल एकदम लीडर की तरह रहे और बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान का आशीर्वाद रहा कि इतनी अच्छी जगह पे पहुंची। एम्स एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जहाँ स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो हेमा जी, अभी तक देखा जाए तो किन हस्तियों के बीच में आपको सम्मानित किया जा चुका है, किन हस्तियों से आपकी मुलाकात क्या रहा? अच्छा, मेरा हमेशा सपना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मैं हमेशा से अपना आइडियल मानती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे अगर डॉक्टर बनना है और इंडिया के हाईएस्ट इंस्टीट्यूट में लेना है
एडमिशन, तो क्योंकि मुझे अब्दुल APJ कलाम जी से मिलना था और मेरा वो सपना पूरा हुआ एम्स में आने के बाद। मैं उनसे मिली, इट वॉज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। मेरे इस टाइम पे 3 हेल्थ मिनिस्टर थे जो उस कार्यकाल अपना बदले, तो गुलाम नबी आज़ाद जी, हर्षवर्धन जी, ये सारे लोगों से मैं एकदम मिल चुकी हूँ। बहुत सारे नेता, और ये बहुत कॉमन है एम्स में आना, क्योंकि एम्स अपने आप में अव्वल दर्जे का इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे, अभी तक मैं डिफेंस मिनिस्टर से मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी से मिलते जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनसे मिल चुकी हूँ। रेड्डी जी से मिल चुकी हूँ जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। आई थिंक मेरे पास बहुत सारे नाम हैं बताने के लिए, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों से मैं मिल चुकी हूँ। बिल्कुल, तो इस समय पूरी देश की बच्चियाँ, स्टूडेंट्स देख रही होंगी आपको, और आज उन्हें काफ़ी संबल भी आपसे मिल रहा होगा कि किस तरीके से वो अपने आप को, जज्बे को मजबूत बना के रखें, क्योंकि लड़की है तो लड़ सकती है। ये हमने सुना था प्रियंका गांधी जी से, एक बार उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश में बोला था। तो लेकिन एक आम लड़की की ज़िंदगी में ये टाइटल किस तरीके से सार्थक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की शोषण का शिकार होती है। इस शिकायत अक्सर मिलती है कि लड़की है तो उसको कमज़ोर मानते हैं। ये आपने बहुत सही बात बोली कि लड़की है तो लड़ सकती है। मैं लड़ने में तो विश्वास नहीं रखती हूँ, पर सच्चाई तो ये है कि एक नारी को, एक लड़की को हर कदम पे लड़ना होता है। वो जब पैदा नहीं होती तो उसे लड़ना होता है कि वो क्या पैदा हो भी पाएगी, या उसके माँ बाप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए। तो उसकी गर्भ के अंदर से, गर्भ से ही उसकी लड़ाई शुरू होती है, चाहे वो उसे माने या ना माने। तो वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। फिर उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई, उसकी इच्छाएं, उसकी लाइकिंग, उसका करियर, शादी, फिर उसके बच्चे, तो मुझे तो लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होती। और इस बीच में आजकल की महिलाएं, हमारी लड़कियां इतनी जागरूक हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी पदों पर हैं, वहाँ पे एक नई लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे आपको पूरा ऑफिस संभालना होता है, काम संभालना होता है, काम के साथ घर की चीज़ संभालनी होती है, देखभाल करनी होती है, अपने बड़ों की देखभाल करनी होती है, साथ ही ऑफिसर्स का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, तो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां, आजकल की महिलाएं इतनी सक्षम ज़रूर हैं, जहां वो एक संतोषी बन सकती हैं, अन्नपूर्णा बन सकती हैं, तो दूसरी तरफ वो काली और दुर्गा दोनों बन सकती हैं, और ये उनमें टैलेंट ज़रूर है। तो ये दोनों टैलेंट आपके अंदर भी देखे? मेरे अंदर तो ज़्यादा है मेरा दुर्गा वाला फॉर्म ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से बड़ा मोटिवेशन आपने दिया है कि गर्भ से लेकर लोग गर्भ में ही पहले अल्ट्रासाउंड कराने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर ये देखे जाते हैं, लोग भ्रूण की तरफ जाते हैं कि शायद हमारे घर में बेटी पैदा न हो जाए। बेटी को लेकर कई लोग बहुत डरते हैं। तो ये जब हमारे बीच में डॉक्टर हेमा जैसी बेटी आ जाती है तो लोगों को गर्व भी होता है। हेमा जी, आपके माँ बाप ने तो बड़ा संघर्ष किया है, आपको कई साल आप अपने एजुकेशन के लिए, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप दीपावली जैसे बड़े त्योहारों को लेकर भी आप नहीं आ पाती थी, आप वहीं पर रहती थी। तो कई माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, डर सताए रहता है, तो उस डर को कैसे दूर किया जाए? ये बात, 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो जब आपने कुछ ठान लिया, कुछ बनने का, आपने कुछ एक लक्ष्य बना दिया, चाहे वो कितना ही छोटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़े ही होने चाहिए, पहली बात ये। लेकिन यदि आपने कुछ ठान लिया है तो ये आप तय रखें कि आपको उस लक्ष्य को पाना है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। उसके लिए कोई त्यौहार, कोई रिश्तेदार, कोई शादी ब्याह आपके आड़े नहीं आना चाहिए। फिर वो आपका लक्ष्य है। लक्ष्य का एक नियम होता है कि वो एक निश्चित समय के लिए होता है कि ये मैं कार्य 1 साल के लिए कर रही हूँ, 1 साल के लिए कर रहा हूँ, या 2 साल के लिए कर रहा हूँ, या जितना भी आपने टारगेट बना रखा है, उस साल तक आपको डेडिकेशन से वो काम पूरा करना है। उसके बीच में कोई त्यौहार, कोई दिवाली, कोई होली कुछ नहीं है, फिर आपको उसके पीछे लग ही जाना है। इसके लिए आपने दूसरा सवाल जो पूछा कि मम्मी पापा कैसे हेल्प कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारा वो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को लेके, कई बार अपने बच्चों को लेके, चाहे बेटे हों, संकोच जरूर रहता है कि उन्हें लगता है क्यों ना हम टीचर में इसका करवा दें, क्यों ना हम इसको छोटे से आर्मी के पोस्ट में करवा दें। लेकिन हर एक पोस्ट अच्छी है, टीचर भी बहुत अच्छा है, आर्मी भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका बच्चा UPSC IAS बनने का सपना देख रहा है, डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप उसे आगे बढ़ेंगे, आपका भरोसा उसकी हिम्मत है। तो ये ज़रूर करना चाहिए हर माँ बाप को कि कभी भी पीछे नहीं खींचें, उसको जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। आखिरी सवाल आपके साथ करना चाहूँगी, वक्त हो चला है हमारे इंटरव्यू का। अक्सर ये देखा जाता है और लोग हमें कमेंट में भी लिखते हैं कि जब बच्चे कोई बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो माँ बाप का फोन अटेंड करना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता है, और कई बार तो वो बाहर ही शादी कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ पर भी वो रहते हैं, तो वो घर आना ही नहीं चाहते, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं बेचैनियों के अंधेरे में, जो गुमनाम जिंदगी में। क्या कहना चाहिए?
मुझे मेरे पापा ने एक बात कही थी जब मेरा एम्स में सिलेक्शन हुआ था। बहुत खुश थी मैं, क्योंकि एम्स में सिलेक्शन अपने आप में, मेरे पापा ने कहा कि हेमा, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय मिलता है। जिस दिन तुम्हें प्राउड हुआ कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मैं डॉक्टर हूँ, तो उस दिन भूल जाना तुम्हारी विद्या किसी काम की नहीं है। तो विद्या, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के मेरे जो संस्कार हैं, एक माँ बाप के दिए हुए संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। माँ बाप, एक माँ अपने बेटे को जैसा चाहे वैसा हीरा बना सकती है। साथ ही अपना पिता जो होता है हमारे, वो एक बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप इतने अचीवमेंट पे पहुंच के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, इंडिया में किसी भी मुकाम पे हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, आप अपने माँ बाप को भूल सकते हैं। आपके माँ बाप की तालीम आपके साथ हमेशा रहती है। और मुझे लगता है पर्पस ही क्या है इस पढ़ाई का, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, आप अपने समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप किसी और देश जाके अपनी खुद की कंट्री को भूल जाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई वैल्यू नहीं है, उस किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं है। शादी एक अलग चीज़ है, किस पसंद से करनी है, किसकी पसंद से करनी है, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन माँ बाप को और हमारी रूट्स को भूलना सबसे बड़ा धोखा है खुद के साथ, तो वो किसी को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर हेमा जी, क्या स्लोगन देना चाहेंगी जाते जाते, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में हर किसी को एक मौका मिलता है एक प्रेरणा देने के लिए, तो 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जब आपने आसमान को छूने का एक इरादा कर ही लिया है, तो याद रखिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपके पर काटने। और जब इरादा कर लिया है आसमान को छूने का, तो घबराना क्या, उसके कद को नापना क्या, बस छू लेना है। तो आज आपकी जन अदालत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज की हमारी गेस्ट के रूप में हमारे साथ एम्स से डॉक्टर हेमा बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि इस समय दतिया जिले के सोहन पीएससी में हैं और हमारी मेडिकल ऑफिसर हैं यहाँ की। और यहाँ की पसंदीदा लोग उन्हें पसंद करते हैं, पूरा गांव उनको पसंद करता है और वो उन तक पहुँचती हैं जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है, और वो आखिरी छोर तक वो मरीज को देखने की कोशिश करती है और हर किसी का दिल जीतने के लिए वो हमेशा कोशिश करती हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। और यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में